नमस्कार दोस्तों। नए एक यूनिट के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। पारिभाषिक शब्दावली प्रयोजन मूलक हिंदी में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है वो होती है पारिभाषिक शब्द। मतलब जो शब्द हैं उनकी पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है? उसका स्वरूप क्या है? उसका महत्व क्या है? पारिभाषिक शब्दावली के उदाहरण और उनका व्यवहार में कैसे प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का क्या यूज है? ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर चिंतन एवं अनुसंधान के परिणाम स्वरूप नए नए सिद्धांतों और संकल्पनाओं का जन्म होता रहता है। साथ ही साथ विज्ञान और तकनीकी के विकास के कारण नई नई वस्तुओं का भी निर्माण होता रहता है। इन संकल्पनाओं वस्तुओं को इनकी निश्चित अर्थवत्ता के साथ व्यक्त करने के लिए पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जो एक नया इन्वेंशन हो रहे हैं, जो संकल्पनाएं बन रही हैं, जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जो वस्तुओं की अर्थव्यवस्था के लिए जो कार्य हो रहा है, उनके लिए पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान विज्ञान का यह चिंतन जिस भाषा में मूल रूप से होता है, वहाँ के उसे व्यक्त करने वाले पारिभाषिक शब्द भी सहज रूप में विकसित होते रहते हैं। एक निश्चित अर्थवत्ता के साथ व्यक्त करने के लिए पारिभाषिक शब्दों की हमें आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान विज्ञान का यह चिंतन जिस भाषा में मूल रूप से होता है, वहाँ उसे व्यक्त करने वाले पारिभाषिक शब्द भी सहज रूप में विकसित होते रहते हैं। किंतु जहाँ चिंतन किसी अन्य भाषा में ग्रहण किया जाता है, वहाँ यह समस्या उत्पन्न होती है। उसे यथावत रूप में व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द कहाँ से लाए जाएं? आधुनिक काल में अब हिंदी ने अंग्रेजी में शास्त्रीय ज्ञान को ग्रहण करना आरंभ किया। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज ने शास्त्रीय ज्ञान को ग्रहण करना आरंभ किया, तो उसके सामने पारिभाषिक शब्दावली के अभाव की समस्या आई। नई संकल्पनाओं एवं नई वस्तुओं से संबंध पारिभाषिक शब्दों के अभाव को हमने अनेक स्रोतों से पूरा किया, जिनमें प्रमुख हैं अपनी प्राचीन भाषाओं से संबंध शब्द लेकर, जैसे तस्कर। तस्कर को हमने क्या कह दिया? स्मगलर। मंत्री, मंत्री को क्या कह दिया हमने? मिनिस्टर। ऐसे शब्दों में कुछ तो नया अर्थ भरा गया है, जैसे आकाशवाणी, तथा कुछ के अर्थों को सीमित, जैसे संसद, कर दिया गया है। आकाशवाणी, संसद आमचाल बोलचाल की भाषा में प्रचलित या निर्मित शब्दों को लेकर, जैसे दल बदलू, तो दल बदलू को हमने क्या कहा? डिफेक्टर। घुसपैठिया, इसे हमने क्या कह दिया? इनफ्लेटर तथा फिरौती आदि। फिरौती आदि का जब हमने इसमें नाम दिया, तो हमारा क्या निकल के आया? उसी प्रकार प्रांतीय भाषाओं में हमने शब्दों को ग्रहण करके, उदाहरण के लिए अंग्रेजी एमेच्योर, ग्रीन रूम, एस्टेब्लिशमेंट के लिए हिंदी में औत्साहिक, साजगृह तथा प्रतिष्ठान क्रमशः तेलुगु, बंगला और कन्नड़ में लिए गए। विदेशी भाषाओं से शब्द ग्रहण करके किसी संकल्पना या पदार्थ के लिए अपनी भाषा में पारिभाषिक शब्द न होने पर विदेशी भाषाओं से भी शब्द ग्रहण कर लिए जाते हैं। ये शब्द कभी तो ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए जाते हैं, जैसे वॉट, वोल्ट, मीटर, लीटर, पेट्रोल, विटामिन, एक्स-रे, बोनस बनाकर, जैसे त्रासदी, एकेडमिक और आपका तकनीकी तथा अंतरिम आदि। शोध हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के अभाव में केवल एक छोटे से अंश की ही पूर्ति उपयुक्त से हो सकी है। शेष के लिए हमें विभिन्न आधारों को यहाँ पर जोड़ना पड़ा, जिसके माध्यम से एक नए शब्द बनाने पड़े। वास्तव में हिंदी को समृद्ध बनाने
तथा ज्ञान, विज्ञान, चिंतन, अनुसंधान, नवीन प्रौद्योगिकी और विविध क्षेत्रों में अभिव्यक्ति, शब्द भंडार व अर्थबोध वृद्धि से पारिभाषिक शब्दों को आवश्यकता और महत्व को समझा और आंका गया। तो इस प्रकार प्रांतीय भाषाओं के शब्द ग्रहण करके, उदाहरण के लिए अंग्रेजी जैसे शब्दों को मैच्योर, ग्रीन रूम, एस्टेब्लिशमेंट के लिए हिंदी में औत्साहिक, साजगृह तथा प्रतिष्ठान क्रमशः तेलुगु, बंगला तथा कन्नड़ में लिए गए। विदेशी भाषाओं से शब्द ग्रहण करके किसी संकल्पना या पदार्थ के लिए अपनी भाषा में पारिभाषिक शब्द न होने पर विदेशी भाषाओं से भी शब्द ग्रहण कर लिए जाते हैं। ये शब्द कभी तो ज्यों की त्यों स्वीकार कर लिए जाते हैं, जैसे वॉट, वोल्ट, मीटर, लीटर, पेट्रोल, विटामिन, एक्सरे, बोनस बनाकर, जैसे त्रासदी, अकादमिक, अत्यधिक, अंतरिम आदि। श्रोतो हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के अभाव में केवल एक छोटे से अंश की पूर्ति उपयुक्तों से हो सकी है। तो इस प्रकार से जो क्रिया चलती है, वो शब्दों को लेने की, उसे ऐसे पूर्ण किया जाता है। और नए शब्द बनाने पड़े, वास्तव में हिंदी को समृद्ध बनाने तथा ज्ञान, विज्ञान, चिंतन, अनुसंधान, नवीन प्रौद्योगिकी, विविध क्षेत्र में अभिव्यक्त शब्द भंडार व अर्थबोध वृद्धि से पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता और महत्व को समझा और आंका गया। फलतः पारिभाषिक शब्दों की रचना का कार्य प्रारंभ हुआ और आज भी रचना प्रक्रिया निरंतर है, जिसमें फलस्वरूप हिंदी के क्लेवर में निरंतर वृद्धि हो रही है और आज विश्व की संपन्न भाषाओं के रूप में उभर कर सामने आ रही है। अब हम बात करते हैं पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा की। मतलब पारिभाषिक शब्द की परिभाषा क्या है? पारिभाषिक शब्द उस शब्द को कहते हैं जो क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। ऐसे शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। पारिभाषिक शब्द उस शब्द को कहते हैं जो विशेष क्षेत्र, निश्चित और विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। ऐसे शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को देखिए: ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, प्रविधि, विकास, अवदान, परिवहन, यंत्रीकरण, प्रक्रिया, ये शब्द विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी में पारिभाषिक शब्द है। इसी तरह गणित, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, कृषि आदि के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले विशेष शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। अच्छा, बात करते हैं हम अर्ध पारिभाषिक शब्दों की। अर्ध पारिभाषिक शब्द वे होते हैं जो प्रसंगानुसार कभी पारिभाषिक रूप में तो कभी सामान्य रूप में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण जैसे जीव शब्द दर्शन शास्त्र में पारिभाषिक शब्द है, तो अन्य क्षेत्र में सामान्य शब्द है। वास्तव में भाषा में ऐसे शब्दों की संख्या सर्वाधिक होती है जो कभी पारिभाषिक और कभी सामान्य शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मतलब जो जिन शब्दों का प्रयोग हम सामान्य रूप से करते हैं ना, उन्हें हम अर्ध पारिभाषिक शब्द कहते हैं। अब सामान्य शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं तथा प्रयोग पारिभाषिक शब्द के रूप में कभी नहीं होता, उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। घर, नदी, जल, लड़का, माता, भाई, पिता, जितने शब्द भी आप बोल रहे हैं सब। ऐसे शब्दों को अपारिभाषिक शब्द भी कहा जाता है। पारिभाषिक शब्दों को तकनीकी शब्द कहा जाता है। देखिए वही बात आ गई ना हमारी, हमने आपको समझाया था कि प्रयोजन मूलक हिंदी की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। जो तकनीकी शब्द हैं, जो टेक्नोलॉजी के शब्द हैं, जो आईसीटी के शब्द हैं, उन शब्दों का हिंदी रूपांतरण करने के कारण हमें इस विषय की आवश्यकता पड़ी। तो पहली यूनिट हमने भाषा के बारे में अध्ययन किया कि भाषा कैसी होना चाहिए, किस प्रकार से कार्य करती है, बिना भाषा के अभाव के संसार कैसा होगा, गूंगे बहरों की एक बस्ती बन जाएगा। तो अब उसमें हम पारिभाषिक शब्दों को ले रहे हैं हमारी दूसरी यूनिट में। तो उसमें तकनीकी शब्द आ गया। अब तकनीकी शब्द वास्तव में अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का हिंदी रूपांतरण है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का कहना है कि टेक्निकल शब्द का संबंध वैसे टेक्निक से एवं टेक्नोलॉजी से है, किंतु तकनीकी शब्द का प्रयोग मात्र टेक्निक
ये टेक्नोलॉजी के लिए ना होकर पारिभाषिक शब्द के अर्थ में ही होता है। इसमें प्रशासन, मानविकी, विज्ञान, टेक्नोलॉजी सभी के शब्द आ जाते हैं। उक्त विवेचन से एकदम स्पष्ट हो जाता है। टेक्नीक पे अगर हम बात करें, अगर तकनीकी की बात करें, तो हम उसको प्रशासन में भी ले सकते हैं। प्रशासन में भी तकनीकियाँ होती हैं, मानविकी में भी तकनीकियाँ होती हैं, विज्ञान में भी टेक्नोलॉजी होती है और टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी होती है। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि पारिभाषिक शब्द के सामान्य शब्दों में भिन्न होते हैं तथा इनके प्रयोग भी विशेष विषय के क्षेत्र में अथवा विशेष संदर्भ में किए जाते हैं। अतः पारिभाषिक शब्द ऐसा शब्द है जो विषय विशेष में प्रयुक्त किया जाता है। उस विषय विशेष से संबंध किसी सुनिश्चित धारणा को प्रकट करता है, जिसकी अर्थ सीमा सुनिश्चित हो, जो अन्य पारिभाषिक शब्द और उनके प्रयोगों से स्पष्टता भिन्न हो। पारिभाषिक शब्दों में कौन-कौन सी विशेषताएँ होना चाहिए, इस पे हम बात करते हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुस्पष्ट और सुनिश्चित होता है। एक विषय या सिद्धांत में उसका केवल एक ही अर्थ होता है। किसी एक धारणा या वस्तु के लिए एक विषय में केवल एक ही पारिभाषिक शब्द होता है। पारिभाषिक शब्द संक्षिप्त होना चाहिए, जिससे उसके प्रयोग में सुविधा हो। पारिभाषिक शब्द मूल अथवा रूढ़ ही होना चाहिए, व्याख्यात्मक वो नहीं होना चाहिए। पारिभाषिक शब्द ऐसा होना चाहिए जिससे उसके अर्थ से संबद्ध छायाओं को प्रकट करने वाले शब्द निर्मित किए जा सके। शब्द की मूल कसौटी उसका प्रयोग है। प्रयोग की दृष्टि से पारिभाषिक शब्द को व्यक्त किया जा सकता है दो रूपों में, पूर्ण पारिभाषिक शब्द और अपूर्ण पारिभाषिक शब्द। आइए जानते हैं पूर्ण पारिभाषिक शब्द क्या कहते हैं, कौन से कहलाते हैं पूर्ण पारिभाषिक शब्द। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग केवल पारिभाषिक शब्द के रूप ही किया जाता है, सामान्य प्रसंग में उनका प्रयोग होता ही नहीं है। उदाहरण के लिए बात करें हम नाट्यशास्त्र की, तो यवनिका शब्द इतना रूढ़ पारिभाषिक शब्द है कि इसका प्रयोग अन्य किसी संदेश में नहीं किया जाता। त्रिज्या, त्रिज्या मतलब होता है ट्रायंगल, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ज्यामिति, या समुच्चय बोधक, व्याकरण आदि शब्द जो है पूर्ण पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं अपूर्ण पारिभाषिक शब्दों की। ये वे शब्द होते हैं जो विषय विशेष से संबंध, प्रोक्ति या अर्थ व्यक्त करते हैं, फलतः पारिभाषिक स्वरूप का निर्वाह करते हैं। परंतु जब विषय क्षेत्र से हटकर उनका प्रयोग किया जाता है, तब उनका पारिभाषिक अर्थ व्यक्त नहीं होता, मात्र सामान्य अर्थ ही अभिव्यक्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने कहा मात्रा, चिकित्सा, तो मात्रा की अगर हम बात करें तो अपूर्ण पारिभाषिक है। मात्रा तो कई प्रकार से होती है, अगर हम लगाएं तो हमने कहा अ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा। और दूसरा हम बात करें तो क्वांटिटी को भी हम मात्रा कहते हैं, कितनी क्वांटिटी है इसकी, कितनी मात्रा में ये चीज हमारे सामने अवेलेबल है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अपूर्ण पारिभाषिक होते हैं। चिकित्सा, अब चिकित्सा को भी अगर हम लें तो कितने प्रकार से इसे हम बांट सकते हैं, किंतु सामान्य अर्थ में इनका प्रयोग पारिभाषिक नहीं होता। अतः ऐसे शब्दों को अपूर्ण, आंशिक या अर्ध पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। पारिभाषिक शब्द निर्माण की प्रवृत्तियां हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र में आवश्यकता की पूर्ति हेतु संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी एवं लोक प्रचलित देशी शब्दों को ग्रहण करती है। संस्कृत में ज्योतिष, दर्शन, वैद्य शास्त्र, व्याकरण, भूगोल, गणित आदि विषयों से संबंधित पारिभाषिक शब्द थे। अब जैसे पारिभाषिक शब्दों को हम और अगर अच्छे से डिफाइन करें तो उस पे हम चर्चा कर सकते हैं कि संस्कृत में ज्योतिष, दर्शन, वैद्य शास्त्र, व्याकरण, भूगोल, गणित सभी प्रकार के शब्द थे। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश एवं जैन एवं बौद्ध धर्म साधनाओं के परिभाषित शब्द हिंदी में आए, तो इनका प्रयोग जो हुआ वो एक भिन्न प्रकार से हुआ। वहीं अगर हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म के आगमन के साथ अरबी फारसी के शब्द तथा अंग्रेजों के आगमन के साथ विभिन्न विषयों के अंग्रेजी एवं अन्य यूरोपीय
पारिभाषिक शब्द हिंदी में समाहित हो गए। इसी प्रकार यूरोपीय भाषाओं के संपर्क से अनेक पारिभाषिक शब्दों का हिंदी में समावेश संपन्न हुआ। फलस्वरूप हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली जो है वो समृद्ध हो गई। पारिभाषिक शब्दों के संबंध में हिंदी में अनेक मत सामने आए। एक मतानुसार संकल्पना एवं वस्तुओं के लिए हिंदी में शब्द नहीं है। अगर किसी संकल्पना की बात हम करते हैं या किसी वस्तुओं की हम बात करते हैं तो इसके लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं। उनके लिए अंग्रेजी के शब्दों को ग्रहण करना पड़ा, कर लिया गया। जरूरत के अनुसार शब्द भी निर्मित कर लिए गए। कुछ सीमा तक तो ऐसा भी हुआ जैसे रेडियो, टीवी, मोटर, किलोग्राम, मीटर इत्यादि भी हमने कहीं न कहीं से अडॉप्ट किए हैं, कहीं न कहीं से जिन्हें हमने लिया है। अब कई लोग इस विषय में एकमत भी हैं कि अन्य भाषा से प्रत्येक पारिभाषिक शब्द हेतु भारतीय भाषाओं से स्रोत शब्द ग्रहण कर पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया जाए। ऐसे अनेक शब्दों का निर्माण किया भी गया और आज भी प्रचलन में है, जैसे दूरदर्शन, आयुक्त, कार्यालय, निदेशक, कुलसचिव, न्यायालय, दूरभाष आदि। एक अन्य मत है कि दूसरी भाषाओं से आए पारिभाषिक शब्दों के स्थान पर लोक प्रचलित देशी शब्दों से पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया जाए, जैसे डाकघर, टिकट घर, जच्चा घर, घरेलू मामले निपटाना आदि। परंतु कठिनाई यह भी है कि शब्दों के लिए लोक प्रचलित शब्दों से पारिभाषिक शब्दों की रचना करना संभव नहीं था। प्रधानतः विज्ञान और मानविकी आदि ऐसी संकल्पनाओं के लिए जो लोक जीवन से परे है, तो उस समय की परिस्थिति हमारी बैठती है कि हम कैसे पारिभाषिक शब्दों को लें। यहाँ कुछ उल्लेखनीय पारिभाषिक शब्द हैं जो भाषा के सापेक्ष हैं, भाषा विषय में जो आते हैं, जो संस्कृति के सापेक्ष है, उनको मैंने लिया है। सुनिएगा, जैसे नियुक्ति, ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की पारिभाषिक शब्दावली, या मानविकी शब्द, या अंग्रेजी शब्द, या शब्द, या नियुक्ता, औसत, एवरेज कहा गया, कला दीर्घा, दत्तक पुत्र, अडॉप्टेड सन एक्सेस, अंतश्चेतना, कॉन्सियस, आलोचना, आलंबन, कॉज, घनादेश, यवनिका, कठिन, उपभोक्ता, अवमूल्यन, दीपदान, अतिशयोक्ति, अवतरण, दीपध्वज। अंग्रेजी शब्द क्या बन के आए फिर? आर्ट गैलरी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अविदा एब्सोल्यूट, क्रिटिसिज्म, चेक, कंज्यूमर डिसेंट, दीपध्वज, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेट्रा। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द हमारे बीच में निकल कर आए जो पारिभाषिक शब्दों के रूप में प्रयुक्त किए गए। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया को रिएक्शन कहा गया। शरणार्थी, रिफ्यूजी कहा गया। व्यवस्थित को आपका सिस्टमैटिक कहा गया। व्यवस्थित के लिए आपको सिस्टमैटिक कहा गया। रूपरेखा को आपकी सिनॉप्सिस कहा गया। संतोषजनक को सेटिस्फैक्टरी कहा गया। रंगमंच को स्टेज कहा गया। लिपि को स्क्रिप्ट्स कहा गया। प्रशिक्षणार्थी को ट्रेनीज कहा गया। प्रबंधन को थीसिस कहा गया। तनाव को टेंशन कहा गया। प्रवृत्ति को टेंडेंसी के नाम से जाना गया। लक्ष्य को टारगेट कहा गया। हल करना किसी चीज को टैकल करना कहा गया। काल्पनिक विजनरी कहा गया। आवारा शर्ट वैगाबॉन्ड कहा गया। अब इसी प्रकार वाणिज्यिक शब्द आए और आपके अंग्रेजी शब्द आए, कार्यक्रम शब्द आए। कार्यक्रम को एजेंडा कहा गया। वास्तविक लागत मतलब एक्चुअल कास्ट। एफिडेविट को प्रमाणित कहा गया। हलफनामा या शपथ पत्र को एफिडेविट पेपर कहा गया। इस प्रकार कई प्रकार के शब्द हमारे बीच में आए जिनका प्रयोग हमने किया। अब हिंदी के मैं कुछ यहाँ 50 करीब वाणिज्यिक शब्दों का प्रयोग करूंगी जो हिंदी और इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट हुए, जिनका प्रयोग हमने किया। विल ऑफ एक्सचेंज, दिवाला।
बोनस, ब्रेंगेज तेजी का समय, बैलेंस शीट रोकड़ बही, अंग्रेजी शब्द एडवांस आया उसमें, एडवर्टाइजमेंट आया, टेस्टेड अकाउंट आया, बजट आया, बैंक प्रॉपर्टी आई, बॉम आया, कैश बुक आई, विज्ञापन, खाता, आय बजट, मूलधन, कैपिटल सी, छूट के दिन आए, डे ऑफ ग्रेस आए। इस प्रकार से हमारे बीच में पारिभाषिक शब्दों का आगमन हुआ और वो हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में हमारे बीच में उपस्थित रहे। हम यहाँ अब बात करते हैं पारिभाषिक शब्दों की विशेषताओं की। तो पारिभाषिक जो शब्द होते हैं वो परिभाषित होता है। इसमें प्रमुख विचार, प्रभाव, विशिष्ट संकल्पना का समावेश रहता है। अतः आवश्यक है इनके अर्थ को परिभाषित कर स्पष्ट किया जाए ताकि इनके प्रयोग में किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश ना रहे। जैसे प्रवज्या, अंतरिक्ष, तापीय कंपोज, एंटेना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आदि। उसी प्रकार असामान्यता की बात हम यहाँ करेंगे उसकी विशेषताओं में। इसका तात्पर्य है कि पारिभाषिक शब्द से संबंध विचार, भाव या संकल्पना आदि सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते। जैसे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, कार्बनिक आदि। विशिष्टता पारिभाषिक शब्द विशिष्ट क्षेत्र में विशेष अर्थ में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कल्चर तथा मानविकी में संस्कृति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। किंतु कृषि विज्ञान में कल्चर से तात्पर्य कृषि से, जैसे अक्वा कल्चर, जल कृषि, रश्मि कीट पालन, सिक्योरिटी, सैन्य विज्ञान। दुर्वता क्या कहलाती है इसमें? ऐसे पारिभाषिक शब्द में अर्थ छिपा रहता है, विशेषण से स्पष्ट नहीं होता। प्रयोग और परंपरा का जानकारी उन्हें समझ सकता है। जैसे रंगकर्मी, चित्त तुरंग, ब्रह्म, माया, दैत्य आदि इसी श्रेणी में आपके आते हैं। कृत्रिम निर्माण कैसे होता है पारिभाषिक शब्दों का? तो पारिभाषिक शब्दों के कृत्रिम निर्माण के लिए आवश्यकता होती है हमें अनेक विज्ञानों के प्रस्फुटन तथा निर्माण के साथ नई अभिव्यक्ति या नई संकल्पना की। अतः विषय संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार नए कृत्रिम शब्दों का निर्माण करने की। इस प्रक्रिया में प्रतीकों एवं खोजकर्ता वैज्ञानिकों के नाम पर कृत्रिम पारिभाषिक शब्द गढ़े जाते हैं। जैसे पाई, जूल, फासिस्ट, गैल्वानी, कारण आदि। अनुकूलन की प्रक्रिया। किसी अन्य भाषा में यदि कोई पारिभाषिक शब्द अपना लिया जाए तो उसे अनुकूलन की प्रक्रिया से अपनी भाषा की प्रकृति एवं प्रकृति के अनुसार ढाल लेना चाहिए। ये शब्द उच्चारण की दृष्टि से सरल एवं सुबोध होना चाहिए ताकि प्रयोक्ता के लिए सुविधाजनक हो। इसके अर्थ में प्रत्यय, उपसर्ग, अन्य उपयुक्त शब्द जोड़कर परिवर्तित किए जा सकते हैं। जैसे सेक्रेटरी, सचिव शब्द प्रयुक्त होता है, किंतु उससे पहले अंडर शब्द जुड़ने से अंडर सेक्रेटरी बन जाता है। अंडर सेक्रेटरी मतलब वो उनके अंडर में काम करने वाला सेक्रेटरी है। इसका अर्थ निश्चित एवं स्पष्ट होना चाहिए। इन्हें अर्थ विस्तार तथा अर्थ संकोच दोष मुक्त भी होना चाहिए। अब प्रयुक्ति किसी क्षेत्र में प्रयुक्त की जाने वाली प्रमुख शब्दावली है। प्रयुक्ति भाषा का वह रूप है जिसके माध्यम से किसी विषय, उपविषय के बारे में उसकी विशेषताओं को स्पष्ट किया जाता है। विषयगत तथा प्रयोगगत विविधता ही प्रयुक्ति कहलाती है। प्रयोजनमूलक भाषा के जितने अधिक क्षेत्र हैं, प्रयोजनमूलक भाषा में जितने अधिक क्षेत्र हैं, उतने ही विविध रूप प्रयुक्ति के लिए भी हैं। इसमें कामकाजी अर्थात प्रयोजनमूलक भाषा का व्यवहारिक पक्ष ही प्रकट होता है। शब्दावली एवं अभिव्यक्ति की दृष्टि से प्रयुक्ति के प्रयोग भिन्न-भिन्न होते हैं। भाषा प्रयुक्ति के प्रयोग में दो प्रकार हैं, एक भाषा प्रयुक्ति शैली और एक भाषा प्रयुक्ति। यहाँ भाषा प्रयुक्ति शैली के अंतर्गत एक ही शब्द के स्थान पर अनेक प्रचलित पर्यायों में से किसी एक उपयुक्त शब्द का चयन किया जाता है। तो उदाहरण के जैसे ऑर्डर के लिए क्या कहा जाएगा? क्रम, आदेश, पोजीशन, पद, ओहदा, स्थिति, उपस्थिति तथा मुद्रा आदि पर्यायों में से किसी एक शब्द का चयन उपयुक्तता के आधार पर कर लिया जाता है। यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रयुक्ति और शैली में अंतर समाजपरक एवं कार्यपरक भेदों के आधार पर ही होता है।
अगर ये दोनों चीजें संभव नहीं है तो ये कार्य नहीं हो सकता है। व्यक्ति विषयगत तथा शैली समाज सुधारक भूमिकाओं से संबंध है। जितनी समृद्ध व जीवंत भाषा होगी उतनी ही अधिक शब्दार्थों की भरमार होगी। इस दृष्टि से भाषा की प्रकृति तथा संरचनागत खूबियों के आधार पर प्रयुक्तियां भी अनेक हैं। भाषा विज्ञान ने रजिस्टर शब्द के पर्याय के रूप में प्रयुक्त की हिंदी भाषा में विशिष्ट अर्थ के साथ प्रचलित है। प्रसिद्धि भाषावेद हैलिडे के अनुसार भाषा समुदाय में विभिन्न वर्ग विभिन्न बोलियां बोलते हैं। एक अन्य दिशा में भी भाषा के विविध रूपों की चर्चा की जा सकती है। प्रयोग वेद की दिशा में भाषा में प्रयोजन के आधार पर भेद होते हैं। विभिन्न स्थितियों में उनमें स्वतः भेद आ जाते हैं। प्रयोजन के आधार पर भाषा के स्वरूप भेद को नाम दिया जाता है, उसे रजिस्ट्रार कहते हैं। इस प्रकार भाषा के प्रयोग में प्रयुक्ति वह प्रकार है जो किसी वक्ता अथवा लेखक विशेष द्वारा किसी विशिष्ट संदर्भ में प्रयुक्त अथवा रजिस्ट्रार कहते हैं। प्रयोजन के अनुसार भाषा के अंतर्गत बहुत सारे रजिस्ट्रार होते हैं। इस प्रकार से भाषा का रूप प्रयोग क्योंकि किसी विशेष प्रयोजन से किया जाता है, इसलिए इसे विशिष्ट प्रयोजन की भाषा भी कहते हैं। क्षेत्रों के आधार पर प्रयुक्तियां बनती हैं, उनकी पारिभाषिक शब्दावली तथा भाषा संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। इस विशेष प्रयोजन की भाषा का प्रयोग जितने विषय में होता है, उतनी ही प्रयुक्तियां बनती हैं। कामकाजी भाषा विभिन्न क्षेत्रों की प्रयुक्तियों का ही सामूहिक रूप है। कार्यालयीन भाषा के गुण निर्वेकता, तथ्यों में संपूर्णता, स्वरूप स्पष्टता, वर्णनात्मकता, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब प्रयोजनमूलक भाषा की जो युक्तियां हैं, उन्हें हम किन-किन रूपों में ले सकते हैं? उनको हमने लिया है कार्यालयीन भाषा के रूप में, जिसमें आपके सरकारी कामकाज, प्रशासन में प्रयुक्त भाषा सभी आ जाते हैं वर्ड। तकनीकी भाषा में हमने किनको लिया है इसमें? इंजीनियरिंग को, विज्ञान को, चिकित्सा आदि क्षेत्रों को। वाणिज्यिक भाषा में किसको लिया हमने इसमें? वाणिज्य को, बैंक को, मंडियों प्रयुक्त होने वाले शब्दों को। जनसंचारी भाषा में किसको लिया हमने इसमें? पत्रकारिता को, आकाशवाणी को, दूरदर्शन विज्ञापन को। वहीं साहित्यिक भाषा में हमने लिया है साहित्य की विविध रचनाओं को। विशेष प्रयोजन में हमने लिया है वार्ता क्षेत्र, वार्ता प्रकार, वार्ता शैली, रूढ़िगत, औपचारिक, असामान्य, अनौपचारिक और घनिष्ठता को। वही कार्यालयीन प्रयुक्ति में हमने किन-किन चीज़ों को लिया है यहाँ पर? मसौदा है, लेखन है, प्रारूपण है, टिप्पणी है, पत्राचार के अनेक रूप हैं, संक्षेपण है, सार लेखन है, प्रतिवेदन है, रिपोर्ट लेखन है, अनुवाद है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें शामिल हो जाती हैं। वहीं राजभाषा प्रयुक्ति में हमने किसको लिया है? विज्ञापन भाषा प्रयुक्ति को लिया है, विधि एवं कानून को लिया है, भाषा प्रयुक्ति को लिया है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा प्रयुक्ति को हमने यहाँ लिया है। इस प्रकार पारिभाषिक शब्दों में हमने कई प्रकार से काम किया है। मतलब भाषा को, हिंदी भाषा को आप स्ट्रॉन्ग और मजबूत कैसे बनाएंगे? एक भाषा को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए पारिभाषिक शब्दों की हमें आवश्यकता पड़ी। टेक्नोलॉजी क्या है? तकनीकी क्या है? हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी आना चाहिए, तो वो टेक्नोलॉजी की वो तकनीक क्या है? वो है भाषा का विस्तार। आप भाषा को कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप कवियों लेखकों की साहित्य को पढ़ते हैं, लेखकों के साहित्य को, आप उनकी जब भाषा शैली को पढ़ेंगे, तो उसमें आपको निखर के आएगा कि एक-एक शब्द का कितना अच्छा उदाहरण देते हैं। हम काव्य की बात करें यहाँ पे, अलंकारों की बात करें अगर यहाँ पर, तो अलंकारों में आपका अनुप्रास अलंकार। अब उन्होंने कहा एक वर्ण की बार-बार आवृत्ति हो रही है। पारिभाषिक शब्द लिए गए, वहां भी श्री गए। एक वर्ण की बार-बार अनुवृत्ति हो रही है। एक शब्द के अनेक अर्थ निकल के आ रहे हैं। मख अलंकार, उपमा अलंकार, विभिन्न प्रकार के अलंकार उठा के देख लीजिए आप। कनक, कनक के सौगुनी मादकता अधिक है। एक कनक यहाँ सोने के रूप में प्रयोग में आ रहा है। एक कनक यहाँ धतूरे के रूप में प्रयोग आ रहा है। तो एक ही शब्द के अनेक पारिभाषिक शब्दों के रूप में प्रयोग करना ही हमारा ये पारिभाषिक शब्दों का प्रयोजन होता है। किस प्रकार आप पारिभाषिक शब्दों को लेंगे, उनका मूल उद्देश्य क्या होगा, कैसे वो कार्य करेंगे, उनके कार्य करने का तरीका क्या होगा,
एक नई कोशिश के साथ आप पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करना सीख सकते हैं। अब पारिभाषिक शब्दों को समझने के बाद बारी आती है कि गणना के लिए यंत्रों का उपयोग मनुष्य सदियों से कर रहा है। प्राचीन मानव गणना के लिए उँगलियों एवं पत्थरों का उपयोग करते थे। काउंटिंग सब करते थे। आज काउंटिंग के लिए कैलकुलेटर है, डेस्कटॉप है, सिस्टम है। कहीं से भी आप देखिए एक्सेल में एक फ़ॉर्मूला लगाइए, निकल के आपका पूरा का पूरा एनालिसिस निकल के आ जाता है। विश्लेषण निकल के आ जाता है। लेकिन प्राचीन मानव क्या करता था गणना के लिए? उँगलियों या पत्थरों का प्रयोग करते थे। इस विधि की परिमितताओं ने आविष्कार किया पाबल्स का, यानी छोटे पत्थरों का, जिन्हें एक आयताकार लकड़ी के टुकड़े में परोकर गणना यंत्र अबेकस बनाया। अब गणना करने के लिए किसका निर्माण हो गया? शब्द कैसे बढ़े? पारिभाषिक शब्द कैसे बढ़े? उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो अबेकस बनाया गया, जिसे आज भी छोटे बच्चों को गिनती सिखाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फिर 17वीं शताब्दी में फ्रांस के नवयुवक ब्लेज पास्कल ने पहला स्वचालित अंक गणितीय यंत्र बनाया। किसने बनाया? 1940 में नहीं 17वीं शताब्दी में फ्रांस के एक नवयुवक थे ब्लेस पास्कल। पास्कल आपने पढ़ा होगा सिद्धांत को। पहला स्वचालित अंक गणितीय यंत्र बनाया। आधुनिक कंप्यूटर के विकास की शुरुआत 1940 के दशक में हुई। 1940 से कंप्यूटर हमारे बीच में आ गया था। इसकी प्रेरणा हमें कहाँ से मिली? चार्ल्स बेबेज नामक वैज्ञानिक के द्वारा। सन 1835 के आसपास बनाए गए एनालिटिकल इंजन से मिली, जिसकी कार्यावधि बहुत कुछ आधुनिक कंप्यूटर जैसी ही थी। इसी समय फ्रांस के एक टेक्सटाइल इंजीनियर जोसेफ जैकार्ड ने पंच कार्ड का निर्माण किया, जो कि कपड़े पर पेचीदा डिजाइन बुनने पर आधारित था। वैसे तो यह कोई गणना यंत्र नहीं था, फिर भी पंच कार्ड आंकड़ों को डालने एवं संचय करने में सहायक सिद्ध हुआ। अब पंच कार्ड के माध्यम से हमने आंकड़ों को गिनना और गणना करना शुरू कर दिया। ईयर 1819 में डॉक्टर हर्मन एलोपैथिक ने पंच कार्ड की विकसित तकनीक पेशे की एक सेंसस मशीन के रूप में, जिसमें यूएसए के सेंसस बोर्ड को जनसंख्या गणना में मदद की। इस गणना मशीन में पंच कार्ड लगाया गया। देखिए किस प्रकार समय आगे बढ़ा। धीरे धीरे हमने किस प्रकार पारिभाषिक शब्दावली को सीखा, को आंकड़ों में संचित करने में उपयोग लाया गया। अतः पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल यंत्र जो कि आंकड़ों पर गणितीय कार्य कर सकता था। आविष्कार का श्रेय हरमन हेरोल्ड को जाता है, जिन्होंने आगे चलकर एक कंपनी बनाई, जो आज आईबीएम के नाम से जानी जाती है। अगली महत्वपूर्ण प्रयोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाने की हुई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सन 1944 में आईबीएम एवं यूएन नेवी के सहयोग से मार्क फर्स्ट ने एक यंत्र बनाया, जो एक दशमलव मशीन थी। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती बताने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रचलित शब्द बग का उद्भव एक दिन मार्क फर्स्ट मशीन में किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के सही ना काम न करने पर ही हुआ था। प्रोग्राम में से गलती हटाने की प्रक्रिया आज डिबगिंग कहलाती है। इसके बाद निर्वात बल्ब के आगमन के साथ प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में हुआ। यह 5000 जोड़ एवं 500 गुणा गणनाएं प्रति मिनट करने में सक्षम था। इसके साथ ही आधुनिक कंप्यूटर की भी विभिन्न पीढ़ियां चालू हो गई। ये था हमारा पारिभाषिक शब्दावली का एक सफर, जो एक लंबे उसमें आपका सफर चला। अब आपके लिए एक प्रश्न कैसे आएंगे? प्रयोग क्षेत्र के आधार पर शब्द के भेद कीजिए। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी शब्दों के बारे में बताइए, या कंप्यूटर का विकास कब कैसे हुआ उसके बारे में बताइए। इस प्रकार के प्रश्नों को हमने यहाँ पर टारगेट बनाए। तो पारिभाषिक शब्दावली ने एक अमूल्य योगदान दिया। आप इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, आप मेडिकल लाइन में जाएंगे, आप आर्किटेक्चर लाइन में जाएंगे, आप मैनेजमेंट लाइन में जाएंगे, वहाँ हर प्रकार के पारिभाषिक शब्द आपको देखने मिलेंगे। हो सकता है उन शब्दों का कहीं मीनिंग कुछ और होता है। जैसे एक छोटा-सा शब्द ले लीजिए लौकी शब्द। लौकी की सब्जी आप सभी खाते हैं, सभी सुनते हैं, लेकिन कई राज्यों में उसे घिया बोला जाता है, कहीं उसे लौकी बोला जाता है, कहीं उसे तूमा बोला जाता है। तो शब्द भले अलग-अलग हों, तो चीज़ तो वही है।
पारिभाषिक शब्दों का अस्तित्व तो आपका वही है, जो आपने यहाँ पर सोचा और विचारा।